यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया है, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक लिया है, ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। कौन कौन से टॉपिक्स अवेलेबल है, कौन कौन से टॉपिक्स आप देख सकते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन हम डिटेल में कर चुके हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये दोनों थ्योरीज मैं बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ। और इन दोनों थ्योरीज से रिलेटेड जो है मैंने एक एमसीक्यू सीरीज भी दोनों थ्योरीज से रिलेटेड निकाली थी। तो ये 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज रही है कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड, यानी कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। और दूसरी जो है 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज मैंने निकाली थी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर ये 2 वीडियो नहीं है, ये 7 वीडियोस हैं टोटल। इसके बाद है डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट विद एमसीक्यूज, मैंने करवाया हुआ है। डेवलपमेंटल टास्क विद एमसीक्यूज है। डोमेन्स की अगर हम बात करें तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट, ये चारों 5 डोमेन्स मतलब एक इंडिपेंडेंट वीडियोस अवेलेबल है इन टॉपिक्स पर। इसके बाद डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए स्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो जब मैंने आप लोगों को डोमेन्स करवाया था तो वो स्टेजेस के थ्रू ही करवाया था, यानी कि कौन सी स्टेज में किस तरह से फिजिकल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो स्टेजेस और डोमेन्स एक साथ इंक्लूड है। इसके अलावा अगर हम स्टेजेस की बात करें तो जो एडोलसेंस है यानी कि जो किशोरा अवस्था है उसको और डिटेल में मैंने करवाया हुआ, तो इस पर एक इंडिपेंडेंट वीडियो है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एडोलसेंस स्टेज। तो देखिए ये ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है 14 टॉपिक्स मैं नहीं कहूंगी, इस पर जो है 26 या 27 वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है। वो मैं आप लोगों को जो DSSB PRT की जो प्लेलिस्ट है पेडागोजी की उसमें इंक्लूड कर दूंगी। अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, वो सिर्फ थ्योरीज हमारी बची हुई है डेवलपमेंट से रिलेटेड। 2 थ्योरीज मैं करवा चुकी हूँ, एक तो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये दोनों थ्योरीज हम कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग थ्योरीज है वो हम यहाँ पर इस सीरीज में कवर करेंगे ताकि आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए। तो DSSB PRT से रिलेटेड ये आज हमारा 12th लेक्चर रहेगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जेरोम ब्रूनर, यानी कि जेरोम ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की जो कि जेरोम ब्रूनर के द्वारा दी गई है, तो ये न केवल आपके DSSB PRT की पेडागोजी में है बल्कि आपके CTET, HTET, RIT, DSSB, KVS, NVS और नेट इन एजुकेशन आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जेरोम ब्रूनर के बारे में, यानी कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि भाई जेरोम ब्रूनर कौन थे। तो जेरोम ब्रूनर जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिनका टाइम पीरियड रहा है 1915 टू 2016 तक, ठीक है। उनका अहम योगदान कौन से फील्ड में रहा है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फील्ड में उन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया है। इसके बाद एक टर्म आती है स्कैफोल्डिंग। देखिए आप लोगों ने वाइगोत्स्की की थ्योरी में इस टर्म को पढ़ा है, स्कैफोल्डिंग को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ढांचा मचान, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये किसके द्वारा फाइंड की गई थी, किसने इसको ढूंढा था, किसने कॉइन किया था, किसने इस टर्म को गढ़ा था, रचा था? तो वो कौन है? जेरोम ब्रूनर के द्वारा ये टर्म दी गई है स्कैफोल्डिंग। तो देखिए जेरोम ब्रूनर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एजुकेशन और लैंग्वेज के फील्ड में भी रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने किस पर किया है? स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, यानी कि लर्नर सेंटर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। टीचिंग और लर्निंग में उन्होंने लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम की बात की है, ठीक है। यानी कि जो शिक्षा है वो शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए। इसके बाद है ब्रूनर वाज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड हिज थ्योरी ऑफ लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। देखिए उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की भी बात की है। ये जो टर्म है डिस्कवरी लर्निंग, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कवरी लर्निंग की बात उनके द्वारा की गई है। उनका मानना है कि बच्चे जो है अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो एक्टिव रहते हैं,
पूरे लर्निंग प्रोसेस। तो ये था जेरोम ब्रूनर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे थ्योरी के बारे में। तो देखिए जेरोम ब्रूनर की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें उन्होंने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात की है, यानी कि सीखने के कुछ तरीके बताए हैं, लर्निंग के मोड्स बताए हैं। तो ये जो लर्निंग मोड्स है इनको हम स्टेजेस भी कह सकते हैं। स्टेजेस की बात की है या लर्निंग मोड्स की बात की है। तो लर्निंग की 3 मोड्स उनके द्वारा बताए गए हैं। पहला है एन एक्टिव मोड, दूसरा है आइकॉनिक और थर्ड जो मोड है वो है सिंबॉलिक। तो जो पहला मोड कह सकते हैं या स्टेज कह सकते हैं, तो जो पहली स्टेज है उसमें बच्चा मूवमेंट और एक्शंस के द्वारा सीखता है चीजों को। दूसरी स्टेज है आइकॉनिक जिसमें बच्चा इमेजेस और आइकन्स के द्वारा चीजों को सीखता है। और थर्ड है सिंबॉलिक जिसमें बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, यानी कि यहाँ पर बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाता है, तो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के थ्रू वो चीजों को समझता है। तो जेरोम ब्रूनर के द्वारा जो लर्निंग मोड्स दिए गए हैं उनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एन एक्टिव मोड या एन एक्टिव स्टेज की। इसका टाइम पीरियड जो है बर्थ से लेके 3 साल तक होता है। ये एक्शन बेस्ड लर्निंग होती है, यानी कि यहाँ पर बच्चा कार्य करके सीखता है। बच्चे के सामने अगर आप कोई भी चीज डालोगे, फॉर एग्जांपल बच्चे के सामने आपने बहुत सारे टॉयज डाल दिए, तो बच्चा क्या करेगा, उनको मुंह में रखेगा, उनको उल्टेगा फुलटेगा रोटेट करेगा, यानी कि हर तरह की हरकतें वो उनके साथ करता है। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो बर्थ से 3 साल तक रहता है। यहाँ पर बच्चा किस तरह से सीखता है, एक्शंस, और उसके बाद जो उसके रिएक्शंस आते हैं, यानी कि जो भी वो कार्य कर रहा है उसके बाद उसको जो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं उसी के आधार पर बच्चे की मेमोरी डेवलप होती है। तो पहला जो एक्टिव मोड है वो एक्शन बेस्ड मोड होता है, यानी कि इसमें बच्चा कार्य करके सीखता है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, आप लोगों से पूछ लेता है कि भाई पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है और जो ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, तो जो पहली स्टेज है एन एक्टिव स्टेज वो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की किस स्टेज से मिलती जुलती है। तो पहली स्टेज जो पियाजे के द्वारा दी गई है सेंसरी मोटर स्टेज, उससे आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि उससे मिलती जुलती स्टेज है ये। ठीक है, तो पहला है एन एक्टिव मोड जहां पर बच्चा एक्शंस के थ्रू सीखता है। दूसरा है आइकॉनिक मोड या आइकॉनिक स्टेज, इसका टाइम पीरियड 3 से 7 साल तक रहता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है चीजों को सिर्फ देखकर ही समझ जाता है, यानी कि अगर बच्चे को किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज की अगर आप इमेज दिखाएंगे या कोई आइकन उसका दिखा देंगे तो वो पहचान जाएगा कि ये किस चीज का आइकन है या किस चीज की इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जो है एक्शंस के थ्रू ना सीखकर किस तरह से सीखता है, चीजों को देखकर परसीव करता है, उसके दिमाग में मानसिक प्रतिबिंब बन जाते हैं किसी भी चीज के बारे में। मान लीजिए बच्चे ने कभी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, जैसे काइट को देखा, शिप को देखा या एरोप्लेन को देखा, तो उसके दिमाग में उस चीज की एक इमेज बन जाती है और जब दोबारा से वो उसकी पिक्चर फॉर्म में उसको देखेगा तो वो उस चीज को पहचान लेता है कि ये क्या चीज है। देखिए, अगर हम ब्रूनर की आइकॉनिक स्टेज का कंपैरिजन जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेजेस से करें तो कौन सी स्टेज से हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि उनकी जो सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उससे हम आइकॉनिक स्टेज को कंपेयर कर सकते हैं। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है सिंबॉलिक स्टेज या सिंबॉलिक मोड। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड 7 साल से अबव का रहता है, यानी कि 7 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे होंगे वो स्टेज में आ जाएंगे। इसमें होता क्या है, यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है, वो एब्स्ट्रैक्टली चीजों को समझ जाता है। ठीक है, अब बच्चे को आपको एप्पल देने या एप्पल की इमेज दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने बोला एप्पल, तो बच्चे के दिमाग में बहुत सारी एप्पल के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, वो कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, साइज कैसा होता है। तो इमेजिनेशन के थ्रू यहाँ पर बच्चा सीख रहा है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्टली चीजों को समझ रहा है। यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, हाइपोथेटिकली चीजों को वो समझ पा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इस स्टेज का कंपैरिजन करें पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेजेस से, तो किससे कर सकते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ब्रूनर की अकॉर्डिंग जो सिंबॉलिक स्टेज है वो बहुत ही हायर लेवल की स्टेज है। मान लीजिए, यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए बच्चे के सामने आपने लाइन के बारे में कुछ बताया, तो लाइन को दिखाने की या उसकी इमेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, यानी कि जैसे ही आपने लाइन शब्द बोला उसके दिमाग में लाइन के बारे में पूरा ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, यहाँ यानी कि वो इमेजिन कर पा रहा है। तो यहाँ पर किसी तरह की इमेजेस की आवश्यकता नहीं होती, आप लेक्चर मेथड के थ्रू भी बच्चों को यहाँ पर सिखा सकते हैं। यहाँ पर बच्चा लैंग्वेज के थ्रू चीजों को पकड़ जाता है, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स हैं, यानी कि लैंग्वेज जो लिखा हुआ शब्द है उसी के थ्रू वो चीजों को समझता है और आगे रिसर्च कार्य करता है। तो देखिए, जेरोम ब्रूनर के द्वारा ये 3 स्टेजेस या 3 लर्निंग के मोड बताए गए हैं। अब जेरोम ब्रूनर को हम ऑल ओवर समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स की बात उनके द्वारा की गई है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई उनके द्वारा मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है।
3 मोड उन्होंने बताए हैं जो कि अभी डिटेल में हमने किए हैं। एन एक्टिव जो कि एक्शन बेस्ड मोड है, दूसरा है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन जो कि इमेज बेस है, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो कि लैंग्वेज बेस है। ठीक है, ये तो उनके द्वारा जो 3 मोड्स बताए गए हैं वो है। जेरोम ब्रूनर के द्वारा दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया है डिस्कवरी लर्निंग। देखिए, आप लोगों से पेपर में पूछा भी जा सकता है कि डिस्कवरी लर्निंग की बात किसके द्वारा की गई है, तो जेरोम ब्रूनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया है डिस्कवरी लर्निंग का। इसका मतलब क्या है कि भाई बच्चे जो है अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो खुद चीजों को कंस्ट्रक्ट करके सीखते हैं। ठीक है, इसलिए इस अप्रोच को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। इसके बाद है स्कैफोल्डिंग। देखिए, स्कैफोल्डिंग जो है आप वाइगोत्स्की की थ्योरी में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से वहां पर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इस टर्म को यूज किया है। लेकिन ये जो टर्म है ये किसके द्वारा रची थी, किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा कॉइन की गई है, इंट्रोड्यूस की गई है, तो वो कौन है, जेरोम ब्रूनर के द्वारा इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो स्कैफोल्डिंग को हिंदी में हम कहेंगे मचान ढांचा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि स्कैफोल्डिंग का मतलब एक टेम्परेरी हेल्प बच्चे को दी जाती है, यानी कि बच्चा कोई भी नई नॉलेज या स्किल्स को एक्वायर करना चाहता है लेकिन वो खुद इतना कैपेबल नहीं है, तो वहां पर जो है किसी नॉलेजेबल व्यक्ति के द्वारा बच्चे की जब सहायता की जाती है तो वो सहायता क्या होती है, टेम्परेरी होती है, तब तक होती है जब तक बच्चा उस फील्ड में मास्टरी हासिल ना कर ले। जैसे ही वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है तो वो जो हेल्प होती है वो रिमूव कर ली जाती है, ठीक है, हटा ली जाती है। इसके बाद है स्पाइरल करिकुलम। तो देखिए, स्पाइरल करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है वो जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आप इस इमेज से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए बच्चे के सामने स्टार्टिंग में कोई भी नया कंटेंट दिया जाता है, फिर उसको रिवाइज करवाया जाता है, कब तक, जब तक कि बच्चा उसमें मास्टरी हासिल नहीं कर लेता है, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट या आइडियाज हैं उनको रिविजिट किया जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जो कठिनाई का लेवल है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है साथ साथ। तो देखिए, एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं स्पाइरल करिकुलम को। तो स्पेशली जो है मैथ्स और साइंस और जो ग्रामर की बुक्स होंगी, हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर, उसमें आप लोगों ने देखा होगा वही टॉपिक्स हम रिविजिट करते रहते हैं। पहली क्लास में भी आपने देखा होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चा पढ़ता है, दूसरी क्लास में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया जाता है, उसके बाद डेसिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम इंटीजर्स की या रैशनल नंबर्स की या ट्रायंगल्स या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो हर क्लास में बच्चा उन चीजों को पढ़ता है, लेकिन अगले साल में उसका जो लेवल होता है उस टॉपिक का, उसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर दिया जाता है। तो जो पहली क्लास में हमने पढ़ा था वो दूसरी क्लास के लिए बेस का काम करता है, प्रायर नॉलेज हम कहेंगे, यानी कि जो पूर्व अनुभव है वो दूसरी चीज के लिए, दूसरी क्लास के लिए एक तरह से बेस या फाउंडेशन का काम करते हैं। तो जो स्पाइरल करिकुलम है वो बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स पर काम करता है। कौन कौन सा, एक तो ये साइक्लिक होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसमें रिविजिट किया जाता है चीजों को। दूसरा क्या है, इसमें जो है जो भी कॉन्सेप्ट है उनकी जो डिफिकल्टी लेवल है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रायर नॉलेज, यानी कि जो पूर्व अनुभव है वो एक बेस, एक फाउंडेशन का काम करते हैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने। तो ये थी जेरोम ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डिस्कवरी लर्निंग, स्कैफोल्डिंग और स्पाइरल करिकुलम की बात की है, ठीक है। ऑल ओवर हमने इनको स्टडी किया। अब हम बात करेंगे इनकी थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की बात की है, यानी कि बच्चे जो है अपनी लर्निंग को खुद डिस्कवर करते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बच्चों को हैंड ऑन एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की भी स्कैफोल्डिंग की बात इनके द्वारा की गई है, बच्चों को टेम्परेरी हेल्प या जहां पर उनको आवश्यकता है उनको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात की है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बच्चों को जो है टॉपिक्स को रिविजिट करना चाहिए ताकि उनको उस चीज में मास्टरी हासिल हो सके, ठीक है। इसके बाद एक्टिव लर्निंग की बात उनके द्वारा की गई है, यानी कि बच्चे जो है पूरे लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव रहने चाहिए। इसके लिए उनको ग्रुप एक्टिविटीज वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो एक्टिव रहे लर्निंग में। इसके बाद है यूज ऑफ नैरेटिव। देखिए, यूज ऑफ नैरेटिव यानी कि कुछ कथा टाइप या कहानी का निर्माण बच्चे कर सके। इसके लिए उनको जो है कुछ इस तरह का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उस चीज में वो कुछ कनेक्शन बनाकर एक कहानी का निर्माण कर सके, नैरेटिव्स का यूज करना वो सीख सके, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जीन पियाजे की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।